हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डाटा साइंस। ठीक है, सबसे जैसे मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ आप लोग भी वैसे ही लेके जाएगा सब कुछ। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले आप यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेगा, सही है, जहाँ पे आपको अच्छा लगे कि आप जिधर अपना आप सारा काम रखेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डाटा साइंस बैच। यहाँ पे मैंने डाटा साइंस बैच के नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक और फोल्डर बनाया क्योंकि मैं चैप्टर वाइज सारे फोल्डर बनाऊंगा। हमारा फर्स्ट चैप्टर है तो मैंने चैप्टर वाइज फोल्डर बना लिया है। मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथन फंडामेंटल फॉर डाटा साइंस। ये हमारा एक फ़ोल्डर बन गया। ठीक है, इसको मैं ओपन करूँगा। अब हमें जुपिटर नोटबुक ओपन करनी है। यहाँ पर मतलब कि मुझे यहाँ पे सारा काम करना है। यहीं पे हम लोग जुपिटर नोटबुक में जो भी फाइल में काम करें वो मेरे पास यहाँ पर सेव हो जाए। तो आपको क्या करना है, इस फोल्डर में आप आ गए, देखें दिस पीसी डाटा साइंस के ड्राइव में, उसके बाद डाटा साइंस बैच, फिर पाइथन फंडामेंटल फॉर डाटा साइंस। इधर जाके पाथ पे आप क्लिक करेगा और यहाँ पे लिख देगा CMD, सही है। तो और CMD लिखने के बाद एंटर, तो आपको यहाँ का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, सही है, इस पाथ पे। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, जुपिटर नोटबुक। ठीक है, जुपिटर नोटबुक लिखेंगे। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरी जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी, सही है। कहाँ की? यहाँ इस फोल्डर की मेरे पास लोकेशन क्या है, हमारे पास ये पाथ है, सही है। इधर हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे न्यू में। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर पाइथन 3। अब मैंने पाइथन 3 पे क्लिक किया तो देखो मेरे पास एक फ़ाइल ओपन हो गई। ठीक है, और उस फाइल को मैं यहाँ पे रीनेम कर सकता हूँ। ये पाइथन की फ़ाइल है, मैं इसको यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ। हमारी पहली फ़ाइल है तो मैं पहली फ़ाइल यहाँ पे बेसिक प्रोग्रामिंग विथ पाइथन। ठीक है, अब मैंने इसको रीनेम कर दिया और यहाँ पर देखो कि मेरे पास ये फ़ोल्डर में ये वाली फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट भी हो गई। देख रहे हो, डाटा साइंस बैच और पाइथन फंडामेंटल फॉर डाटा साइंस के अंदर मैंने बेसिक प्रोग्रामिंग विद पाइथन की एक फ़ाइल क्रिएट कर दी। ठीक है, हम लोग आज इस फाइल पे काम करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, हमारे पास इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, इधर हम लोग सेल वाइज हम लोग अपना कोड रन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कोड। हमें कोड और मार्कडाउन यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे कोड लिखें, अगर मैं यहाँ पे एक कोड लिख देता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आपको ये मैं आपको बताऊँगा ये क्या काम है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा तो ये देखो ये हमारे पास ये कोड चल रहा है। और अगर मैंने यहाँ पर मार्कडाउन किया, ठीक है, अब कुछ भी होता है, आपको कुछ भी लिखना होता है, मतलब स्टोरी लिख दो यहाँ पे कुछ भी ना, कि ये किस लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं इस फाइल में, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर मुझे कोई हेडिंग बनानी हो तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे हैश और स्पेस के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, हेडिंग 1। तो ये क्या है, मेरे पास एक हेडिंग बन गई। ये क्या है, हमारे पास मार्कडाउन के लिए। ठीक है, और अच्छा एक बात और कि ये हम लोग सेल रन कैसे करते हैं। ठीक है, सेल का रन करने का तरीका ये है कि अगर मैं डबल टैप किया यहाँ पर, शिफ्ट और एंटर, शिफ्ट एंटर आप रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा सेल। ठीक है, और बहुत से तरीके और भी हैं, कंट्रोल स्पेस भी, कंट्रोल एंटर भी है, ऑल्टर एंटर भी है, लेकिन अभी आप सिर्फ शिफ्ट एंटर पे काम करें, बाकी आगे जाके भी मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है, तो मैं इन सारे सेल को मैं डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद से हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मुझे अभी कोड नहीं करना, मार्क डाउन क्या हम पढ़ेंगे वो चीज़ को मैंने मार्क डाउन करना है। तो मैंने एक हेडिंग बनाई फर्स्ट क्लास के नाम की। ठीक है, आज हमारी पहली क्लास है तो फर्स्ट क्लास। ठीक है, और यहाँ पे टैब स्पेस देने के बाद मैंने स्टैरिक दिया। स्टैरिक स्पेस मतलब ये पॉइंट्स, बुलेट्स बना देता है। तो आज हम लोग देखेंगे इंटीजर वैल्यू क्या होती है, फ्लोट वैल्यूज़ क्या होती हैं और स्ट्रिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं। ठीक है, और क्या देखेंगे, और हम लोग देखेंगे प्रिंट फंक्शन क्या है, टाइप फंक्शन क्या है, और हम लोग क्या देखेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स कौन कौन से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस। और हमारे पास कुछ और भी होते हैं,
अब आप एक्सपोनेंट ले लें, ठीक है, एक्सपोनेंट भी हम लोग आज पढ़ेंगे, तो मैंने इस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ही डाल दिया, ठीक है। अब ये पूरा मैंने सेल लिख दिया, मार्क डाउन कर दिया। इसको रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और एंटर। अब देखो ये मेरे पास हेडिंग बन गई और ये सारी हमारे पास बुलेट्स है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले कि हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है। इंटीजर वैल्यूज़ को भी मैं यहाँ पर दोबारा भी कोड नहीं कर रहा, मैं मार्क डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने बोला इंटीजर वैल्यूज़ क्या होती हैं। इंटीजर वैल्यूज़ वो होती हैं जो होल नंबर्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास 1, 5, 45, 65, ये क्या है मेरे पास इंटीजर वैल्यूज़। और हमारे पास फ्लोट वैल्यूज़ क्या होती हैं, फ्लोट वैल्यूज़ हमारे पास जैसे कि हमारे पास होती है 2.2, 4.5, 65.2, जिसके अंदर हमारे पास डेसिमल्स आ जाए ना, तो वो क्या होती है हमारे पास फ्लोट वैल्यूज़। मतलब पॉइंट्स की जहाँ पर बात आ जाए 2.2, वो हमारे पास फ्लोट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग हमारे पास होती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जो भी आपके पास कीबोर्ड में जितने भी अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, नंबर्स हैं, आप सब कुछ यूज़ कर सको, वो क्या होती है, वो कौन सी डेटा टाइप होती है हमारे पास, स्ट्रिंग, सही है। और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखी जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल लिखता हूँ daniel98@gmail.com। अब देखो इसके अंदर मेरे पास अल्फ़ाबेट भी यूज़ हो रहे हैं, डिजिट भी यूज़ हो रहे हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप किस टाइप में यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिंग डेटा टाइप में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और स्ट्रिंग हम लोग सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स में अली भी लिख दूँ तो ये हमारे पास भी ठीक है। हम लोग डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन ये बात हमेशा आप ख्याल रखिएगा, अगर आप स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग वैल्यू लिख रहे हैं वो आप डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्लोज भी डबल कोट से ही करेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हैं और सिंगल कोट से आप उसको एंड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अब बात करते हैं हम लोग प्रिंट। अगर हम लोग यहाँ पे मैं लिखूँ प्रिंट, तो ये मैं पूछ रहा हूँ, अब देखो ये कोड जो सेल है वो कोड है, ठीक है। अब हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब जो बात आ रही है प्रिंट, अब मैं कह रहा हूँ ये एक फंक्शन है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ ये एक फंक्शन है, ये इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि प्रिंट के बाद हमारे पास पैरेंथेसिस लगे हुए हैं। जब भी पैरेंथेसिस लगे हुए हों तो ये आप ये गारंटी से कह सकते हो कि ये एक प्रिंट का फंक्शन है। अगर मैं ये हटा दूँ तो ये प्रिंट का फंक्शन नहीं है, ठीक है। और ये हमारे पास अब आ गया, मैंने पैरेंथेसिस ले आया, तो ये क्या है, इसका मतलब ये एक प्रिंट का फंक्शन है, ठीक है। अब बात करता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा 2, सही है। इस पैरेंथेसिस के बीच में जो भी हम लोग ने लिखा 2, वो क्या करेगा, प्रिंट का फंक्शन वो प्रिंट करवा देगा, मतलब आउटपुट शो करेगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, प्रिंट हर फंक्शन की ना कोई फंक्शनैलिटी होती है, और प्रिंट फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है, वो चीज़ें प्रिंट करता है। जैसे कि अब मैंने इस पैरेंथेसिस के बीच में लिखा है 2, तो ये क्या करेगा प्रिंट फंक्शन, ये 2 प्रिंट करवा देगा। अब देखो ये 2 प्रिंट हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट 2.5, अब इसने 2.5 प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से मैंने लिखा प्रिंट स्ट्रिंग वैल्यू, ये क्या है हमारे पास इंटीजर, ये है फ्लोट। अब मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू में मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू, देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ प्रिंट हो गई। अच्छा, अब बात आती है ये कि मैं अब कह तो ये रहा हूँ कि ये एक इंटीजर वैल्यू है, 2 क्या है इंटीजर है, और ये 2.5 एक फ्लोट है, और ये स्ट्रिंग क्या है, हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ये आप कह रहे हो, लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब मुझे पाइथन से पता चले कि ये कौन सी वैल्यू है। तो हमारे पास एक होता है टाइप का फंक्शन, ठीक है, एक हमारे पास टाइप का फंक्शन है जो हमें इसकी डेटा टाइप बताता है कि ये कौन सी टाइप से बिलोंग करता है। ये अब मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो ये बताएगा ये कौन सी डेटा टाइप से बिलोंग करता है, ठीक है। अब मैंने 2 तो लिख दिया, ये टाइप है, तो लेकिन अब मुझे जो ये वैल्यू क्या करेगा, अब इसको तो पता चल जाएगा कि इंटीजर है, लेकिन वो हमें प्रिंट भी तो करवाना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट के फंक्शन भी डालूँगा, ठीक है। पहले इनर फंक्शन सॉल्व होगा, फिर वो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब देखो इसने बता दिया ये क्लास इंटीजर से बिलोंग करता है, मतलब ये 2 क्लास इंटीजर से बिलोंग करता है। इसी तरीके से अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख दूँ और 2.5, अब ये बता रहा है ये फ्लोट से करता है, ये जो 2.5 है ये फ्लोट क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा
अली, तो इसने ये मुझे बता देगा कि ये एक STR मतलब स्टैंड फॉर स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग को यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, प्रिंट, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोट डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा, अब मुझे प्रिंट करवाना है। अब मैंने कहा 2 + 2, अब मैं इसको रन किया तो अब देखो 4 आ गया। सही है, अब बताओ अगर मैंने लिखा प्रिंट 2 + 2.5, अब ये बताओ प्लस करेगा? एक इंटीजर वैल्यू फ्लोट वैल्यू के साथ प्लस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इससे क्या मतलब ये कि एक इंटीजर वैल्यू और एक फ्लोट वैल्यू दोनों अंडरस्टैंड करती हैं एक दूसरे को। क्यों करती हैं? क्योंकि दोनों न्यूमेरिक डाटा टाइप से बिलोंग करती हैं। क्योंकि एक न्यूमेरिक डाटा टाइप के अंदर कितनी डाटा टाइप्स हैं? 2, एक इंटीजर और एक फ्लोट। अब वो दोनों को अंडरस्टैंड करती है। अगर आप, मैं एक बात बोलूँ, 0 = 0.0, तो दोनों बात तो सेम ही है ना, मतलब एक इंटीजर वैल्यू एक फ्लोट वैल्यू, लेकिन एक दूसरे को वो अंडरस्टैंड करती है। 0 और 0.0 एक ही बात है। ठीक है, इसी तरीके से दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करती है तो वो प्लस कर सकती हैं। 2 + 2.5 तो क्या हो जाएगा? 4.5। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, अगर मैं फ्लोट वैल्यू को फ्लोट वैल्यू से भी करूँगा तो ये भी चलेगा। सही है, ये तो कॉमन सेंस ही बात है। अब मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 2। अब यहाँ पर देख रहे हो, एक मैंने लिखा है स्ट्रिंग का 2 और एक लिखा है इंटीजर का 2, तो ये प्लस करेंगे? नहीं कर सकता। आप चला के भी दिखा दूँ क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो स्ट्रिंग वैल्यू और इंटीजर वैल्यू एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करती, इसी वजह से ये प्लस नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। प्रिंट, अब मैंने लिखा 4 / 2, तो इसने बता दिया 2.0। हमेशा एक बात एक और याद रखेगा, जब भी डिवीजन होती है तो वो हमेशा फ्लोट में आंसर देता है। अगर वो 2 हो या 2.5 आंसर हो, लेकिन वो हमेशा फ्लोट में ही वैल्यू देगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और यहाँ पे लिखा 4 × 5। ये जो स्टेरिक क्या है, हमारा काम करता है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो 20। अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और हमारे पास क्या रह गया? बेसिक ऑपरेटर्स में हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। सही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो सिंगल स्टेरिक था इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने लिखा 2 डबल स्टेरिक और 3। अब इस 3 का मतलब पता है क्या है? ये जो डबल स्टेरिक का मतलब है ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, एक्सपोनेंट भी आप जैसे करते हो ना, जैसे 2 की पावर 3। अगर मैं एक स्टेरिक लगाऊं तो 2 × 3, और अब करूं डबल स्टेरिक लगाऊं तो इसका मतलब 2 की पावर 3। अब क्या मतलब, अगर मैं यहाँ पे कमेंट कर दूं 2 × 2 × 2, अब जो मैंने हैश के आगे जो लिखा है ना, ये कमेंट का पार्ट है। ये हमारा कोड, ये कोड रन नहीं होता है। मतलब ये जो कमेंट जो किए हुए होते हैं, ये कोड जो जुपिटर है ये इग्नोर कर देता है। ठीक है, जो हैश के बाद कुछ भी लिखोगे वो चीज़ रन नहीं होती। ठीक है, वो कमेंट्स होते हैं, वो आप अपनी आसानी के लिए लिखते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, 2 की पावर 3, तो 2 × 2 × 2, तो मेरे पास आंसर क्या आया? 8 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई होगी। अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, अब यहाँ पे लिखा मैंने 5 / 2। अब मेरे पास आंसर आ रहा है 2.5। ठीक है, अब मैंने डिवाइड कर चुका हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब मैंने लिखा डबल स्लैश डाला। डबल स्लैश का मतलब होता है फ्लोर डिवीजन। ठीक है, फ्लोर डिवीजन, और इसको इंटीजर डिवीजन भी कहा जाता है। वजह क्या है? पहले आप इंटीजर डिवीजन से देखें। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 5 / 2, आंसर क्या आना चाहिए? 2.5। मैंने ऊपर भी करके दिखाया हुआ है 5 / 2, तो 2.5 आंसर आना चाहिए। लेकिन इसमें इस 2.5 में इंटीजर वाला पार्ट क्या है? सिर्फ 2। सही है, क्योंकि डेसिमल के बाद तो फ्लोट वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास इंटीजर वाला पार्ट 2 है, तो ये सिर्फ क्या आंसर देगा? सिर्फ 2 आंसर देगा। देख रहे हो, यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब एक और तरीका, इसको फ्लोर डिवीजन क्यों कहा जाता है? एक बात यह है, जैसे हमारे पास देखो घर में हो तो आप, तो फ्लोर होता है और छत जो होती है वो सीलिंग होती है। सही है, तो ये बात समझो कि 5 / 2, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 2.5 आना चाहिए जब डिवाइड हुआ। तो हमारे पास क्या है, फ्लोर पे 2 है और सीलिंग पे 3 है, तो बीच में 2.5 रिलाई कर रहा होगा, क्योंकि फ्लोर पे 2 है और सीलिंग पे 3 है, तो बीच में
2.5 है, लेकिन हमारे पास डिवीजन कौन सी है, फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, जो 2.5 को फ्लोर पे फेंक देगा। तो फ्लोर पे हमारे पास क्या वैल्यू थी, 2 थी, तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। अगर आप ऐसे इसको मेमोराइज कर सकते हो ऐसे करो, अगर इंटीजर डिवीजन से कर सकते हो आप इंटीजर डिवीजन से करो। सही है क्या, 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5, लेकिन 2.5 में जो इंटीजर वाला पार्ट क्या है, सिर्फ 2, तो वो सिर्फ 2 आंसर देगा। सही है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई होगी। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ पे लिखा 5% का साइन जो है ये हम लोग यूज़ करते हैं मॉड्यूलस के लिए। ठीक है, मॉड्यूलस अगर आपको याद होगा तो आप लोग ने बचपन में पढ़ा होगा, स्कूल में रिमाइंडर होता था। सही है, डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर बचता था। अगर नहीं भी याद तो मैं आपको बता दूं, देखो अब देखो 5 डिवाइडेड बाई 2, सही है, अब किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। अब मुझे बताओ 2 के टेबल में 5 आता है, मेरे ख्याल से तो नहीं आता, लेकिन 5 से पहले वाली वैल्यू क्या आती है, 4 आती है। ठीक है, तो अब क्या 5 माइनस 4, तो रिमाइंडर क्या बचा, 1, तो देखो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और यहाँ पे लिखा 20 मॉड्यूलस 7, मतलब 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ 7 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता, तो 20 से पहले क्या आते हैं, 14 आता है। ठीक है, तो क्या होगा 20 माइनस 14, तो रिमाइंडर क्या बचा, 6। ठीक है, मुझे लगता है आपको यहाँ पे बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आप लोग को एक और चीज़, हम लोग इस क्लास में एक और चीज़ पढ़ लेते हैं हम लोग कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा बॉड मास रूल। सही है, बॉड मास रूल क्या होता था हमारे पास, ओपन क्या ना, बॉड मास रूल होता था बॉर्डर ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये बॉड मास रूल होता था। लेकिन हम लोग पाइथन में जो पढ़ते हैं ना, पाइथन में हमारे पास होता है क्या, पेमडास रूल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने मार्क डाउन में लिख रहा हूँ पेमडास। ठीक है, और पेमडास रूल, P स्टैंड्स फॉर पैरेंथेसिस। ठीक है, और E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट्स। ठीक है, और M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, और हमारे पास क्या होता है, D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, और हमारे पास A स्टैंड्स फॉर एडिशन, और S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसमें वैसे साइंस भी डाल देता हूँ। पैरेंथेसिस का मतलब ये होता है एक्सपोनेंट, ये आ गया। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लोग डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन में स्टेरिक, और डिवाइड में मतलब डिवाइड, ये भी एक डिवाइड का बात है। फ्लोर डिवीजन भी फ्लोर डिवीजन ही है, इस डिवीजन के अंदर ही आती है सारी चीज़ें, और मॉड्यूलस भी इसके अंदर ही आती है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस और ये स्टेरिक। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास पेमडास रूल। अब मैं एक इक्वेशन बना रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा 3 एक्सपोनेंट 2 प्लस पैरेंथेसिस में लिखा मैंने 2 + 3 स्टेरिक और 4 - 2। और ये वाले पैरेंथेसिस से कंफ्यूज नहीं होगा, ये वाला पैरेंथेसिस हमारे पास प्रिंट का है, ये हमारी इक्वेशन में से कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, अब मुझे आंसर बताएं कि क्या आएगा, 28 आंसर आएगा या 27 आंसर आएगा या 54 आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं रन करने से पहले ना इसको ज़रा मैनुअली सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कमेंट करा है, देखिए कमेंट किया हुआ है।
ठीक है। अब मैं कमेंट में ही इसको मैनुअली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और इस पेमडास का मतलब ये होता है कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है वो इस पेमडास रूल से सॉल्व होती है और इसी सीक्वेंस से सॉल्व होती है, जैसे PEMDAS, इस पेमडास रूल से ही हो गई। तो सबसे पहले क्या है मेरे पास, P स्टैंड फॉर पैरेंथेसिस। तो हमारे पास इस इक्वेशन में पैरेंथेसिस है, बिल्कुल है, ये रे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होती है। तो पैरेंथेसिस क्या है, 2 + 3 तो 5 हो गया, और मल्टीप्लाई 4 - 2, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद हमारे पास ई क्या मतलब एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 9 प्लस और 20 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ई भी सॉल्व हो गया। अब आ गया हमारे पास एम मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन है 9 प्लस 20 माइनस 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, डिवाइड, डी। अब मेरे पास इस इक्वेशन में डिवीजन नहीं हो रही तो वो चीज़ स्किप हो जाएगी, डिवीजन स्किप। उसके बाद एडिशन, एडिशन बिल्कुल एडिशन हो रही है। तो एडिशन क्या हो रही है मेरे पास, 29 माइनस 2। तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, अब एंड में सब्ट्रैक्शन हो रही है तो मेरे पास क्या है 27, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए 27। अब मैं रन करके चेक कर लेता हूँ, तो देखो मेरे पास 27 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं एक इक्वेशन एक और बनाऊँ, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट, अब लिखा 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 एक्सपोनेंट 2, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा पेमडास रूल से सॉल्व, सबसे पहले मेरे पास एक्सपोनेंट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट पहले और डिवाइड बाद में ना, एक्सपोनेंट फिर डिवाइड, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है +9। उसके बाद क्या होगा 25 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 12.5 + 9। तो आंसर क्या आना चाहिए मेरे पास 21.5, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन यूज़ कर रहा हूँ और इंटीजर डिवीजन भी कह सकते हो। तो मेरे पास क्या होगा 5, ये एक्सपोनेंट यहाँ पे सॉल्व हुए, उसके बाद यहाँ पे फ्लोर डिवीजन आ गया, ठीक है। ये फ्लोर डिवीजन का लगा दूँ यहाँ पे। तो फ्लोर डिवीजन क्या करता है, सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट उठाता है और डेसिमल वाला पार्ट नहीं उठाता। तो मेरे पास क्या होगा 12 + 9, आंसर क्या आना चाहिए मेरे पास 21। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे रिमाइंडर डाल दूँ, अब रिमाइंडर में मैं क्या करता हूँ कि अब क्या हुआ यहाँ पे, पहले तो एक्सपोनेंट सॉल्व हुए, उसके बाद रिमाइंडर भी डिवीजन का ही आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था डिवाइड, फ्लोर डिवीजन और रिमाइंडर, ये सारे डिवीजन के ही टाइप्स हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब इसमें क्या होता है रिमाइंडर पता चलता है। अब मेरे पास क्या है 25 डिवाइडेड बाई 2, इसमें रिमाइंडर है तो 25 हमारे 2 के टेबल में आता है, 24 आता है। तो 25 माइनस 24, तो मेरे पास क्या बचा 1, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए 10, सही है। अब मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी क्लास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।